बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कल का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का होने वाला है, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं। 40 प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आपके मिलेंगे और बहुत सारे सवाल रिपीट हुआ हो सकते हैं। ठीक है, तो कल के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो सभी को शेयर कर देना है। जल्दी से जुड़िए इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हिंदी का कम से कम 7 से 8 वीडियो आएगा बच्चों, 7 से 8 वीडियो सभी को आपको देख लेना है। और प्लस सब्जेक्टिव भी आएगा कल के लिए, ठीक है, प्री बोर्ड के लिए। और ये वीडियो आपका प्री बोर्ड प्लस साथ ही साथ 2025 के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब सबसे पहले हिंदी का आपको मिलेगा खंड का होगा, ठीक है, और उसमें आपको मिलने वाला है पैसेज। तो सबसे पहले आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज को पढ़ लेना। देखिए, इसमें पैसेज क्या था कि किसी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम के स्वाभाविक है, हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर खड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए किसी को समता और सदिष्टता का पाठ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका पैसेज। जो चलिए इसका सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम किसके ऋणी हैं। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि हम मातृभूमि के ऋणी हैं, तो पहला का आंसर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन होगा कि मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है कि गिर कर उठकर बड़ा होने में, गिर कर उठकर बड़े होते हैं, उसी में मनुष्य की श्रेष्ठता है। तीसरा क्वेश्चन था कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, धरती माँ के दिए गए अन्न से। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, तो लास्ट में पैसेज में लिखा हुआ था कि सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। ठीक है, ये चीज आपका ऑप्शन था, तो 4 का हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन है देश प्रेम क्या है। पांचवा क्वेश्चन है देश प्रेम क्या है। तो देश प्रेम है देश के प्रति रीति रिवाज को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना। ठीक है, यही आपका देश प्रेम है। आगे देखिए, आगे यहाँ पद्यांश दिया है, मतलब चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर दिया हुआ आपका पद्यांश से, और 6 नंबर से 10 नंबर तक आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो बच्चों इसी पैटर्न पे सवाल आएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, तो जिसमें आपको पैसेज भी अच्छे, पैसेज तो खैर चलिए कोई भी बात नहीं है, पैसेज तो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन आपका पद्यांश जो होगा, पद्यांश आपका चैप्टर से देगा, जिसमें आपको कविता या कहानी को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए कविता क्या दिया हुआ था पद्यांश में कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये पढ़ने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए पैसे पद्यांश के आधार पर जो सवाल बनाया गया था उसमें क्या है सवाल, तो बोला गया कि किस से डर कर नौका पार नहीं होती, तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है। छठा का ए नंबर बिल्कुल, ये बी नंबर सही है। सातवां, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो नन्ही चींटी दाना लेकर जो है दीवार पर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है। आठवां सवाल होगा कि मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो मन का विश्वास जो है ना, वो रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास जो है रगों में साहस को भर देता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। तो सिंधु में डुबकियां जो है गोताखोर लगाता है, सिंधु नदी में डुबकियां गोताखोर लगाएगा। अगला है 10 नंबर की कैसे लोगों की हार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये डर कर नौका पार नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए खंड ख में आपको व्याकरण मिलेगा, और दोस्तों यकीन मानिए व्याकरण का आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो देंगे आपको, जितना समास हो गया, कारक हो गया, वाच्य हो गया, ठीक है, उसके बाद क्रिया हो गया, सकर्मक अकर्मक, जितना भी टाइप का है सभी टॉपिक का एक एक वीडियो आएगा। एक एक वीडियो में पूरा खलास हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम तक, तो टेंशन नहीं लेना व्याकरण के लिए। अभी फिलहाल आप प्री बोर्ड में जो भी क्वेश्चन है बता रहे हैं इसको देख लीजिए, बाकी आपका फाइनल एग्जाम का जिम्मेदारी पूरा इस चैनल का है। ठीक है, तो चलिए 11वें नंबर पे देखेंगे, इनमें किस वाक्य में आकर्मक क्रिया हो रही है। 11वें नंबर में इनमें कौन सी वाक्य में आकर्मक क्रिया। तो आकर्मक क्रिया वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको क्रिया दिखेगा नहीं। ठीक है, आकर्मक वो होता है इसका जवाब अगर आप जैसे क्या में कीजिएगा, तो क्या अगर कीजिएगा, सवाल कीजिएगा तो उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, ये हुआ आपका आकर्मक क्रिया। तो देखिए क्या बोला, सीता गाना गाती, इसमें पता चल गया क्या गाती है, तो गाना। वह किताब पढ़ता है, पता चल गया क्या पढ़ता है, किताब। लता चाय पी रही है, तो पता चल जाएगा क्या पी रही है, चाय। लेकिन यहाँ पर मोहन सो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या सो रहा है ये आपको नहीं पता चल रहा है। वैसे भी सोने वाला काम जो होता है वो आकर्मक क्रिया का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए सोने वाला काम पे देख के आराम से आकर्मक को मार देना। ठीक, और इसी पैटर्न पे सवाल बनेगा, तो यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं।
अगला पूछा कौन सा सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक में जिसमें आप सवाल करें और उसका उत्तर मिल जाए। देखिए बच्चा रोता है, क्या रोता है नहीं पता चल रहा है, पर लड़का हंसता है पता नहीं चल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन रीता खाना खाती है। तो अब आप अगर सवाल कीजिएगा कि क्या खाती है, तो खाना खाती है, इसलिए 12 का हो जाएगा सी नंबर। आगे 13वां नंबर देखेंगे, जलज का अनेकार्थी अनेकार्थी नहीं है, ठीक है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, बादल इसका आंसर हो जाएगा। अगला, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, तो दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद जो आपका है वो कहलाएगा समास, ठीक है, समास कहलाएगा। अगला सवाल है प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, नीला है जो कंठ जो किस समास का विग्रह है, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, नीला जो कंठ तो क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला सवाल देखेंगे कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। बोला कि जब वर्षा होता है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये जब और तब अगर लग जाएगा तो आप समझ लीजिए मिश्र वाक्य होगा वो, ठीक है। अगला है कि अगर और पूछा जाता तो संयुक्त वाक्य होता है, यानी कि जब वर्षा होती और अगर वर्षा होती और मोर नाचने लगते ऐसे होगा तो संयुक्त वाक्य होगा, लेकिन यहाँ पर जब और तब बोला गया तो मिश्रित वाक्य होगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य में कर्ता के काम की प्रधानता होती है, देखिए वैसा वाक्य पूछा गया इसमें कर्ता के काम का पूछा गया, अगर कर्म का पूछता तो कर्म वाच्य होता, जिसमें किसी भाव का बोध होता तो भाव वाच्य होता, लेकिन यहाँ पूछा कर्ता का ये चीज, तो ठीक है, तो कर्ता का क्या हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, कीर्तिवाच्य। आगे, बालक चांद दिख रहा है, बादल चांद की ओर देख रहा है, बादल जो है वो ये बालक जो है वो चांद की ओर देख रहा है, तो इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, तो देखिए अगर अथवा लग गया होगा तो वही क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21वां। अब देखिए आपका पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछा गया है, उद्धव तुम अति बड़भागी, अपरस रहत सनेश तगा में तय नाहिन मन अनुरागी पुरैन पात, देखिए पुरैन पात मतलब कमल का पात, ठीक है। तो इस आधार पे आपका जो गद्यांश के आधार पर कुछ सवाल है, तो चलिए इसको भी निपटाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले आप देखिए गद्यांश के आधार पे। तो पूछा इस पद के रचयिता कौन है, तो उद्धव तुम अति बड़भागी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सूरदास के अथी से लिया गया है, ठीक है। तो आपका 21वां का हो जाएगा डी सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, तो गोपियाँ दोस्तों किसकी अनन्य भक्त थी, तो कृष्ण की, गोपियाँ हो जाएगी कृष्ण की अनन्य भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पुरैन पात का क्या अर्थ है, तो पुरैन पात आपका होता है कमल का पत्ता, ठीक है, कमल का पत्ता होता है पुरैन पात। अगला क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से मतलब पैसेज को, तो आप देखेंगे कि गोपियों ने उद्धव की जो तुलना थी वो कमल के पत्ते से और तेल के मटके से भी की है, तेल के मटके और कमल के पत्ते से। तो 24 का हो गया सी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया किस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही, उत्साह और अट नहीं रही कविता जो था वो कविता के आधार पर बताना है आपको। तो किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो 25 का हो जाएगा दोस्तों फागुन, ठीक है, फागुन में आपका हर तरफ क्या होता है हरियाली छा जाती है। अगला उत्साह और अट नहीं रही इन दोनों कविता के कवि कौन है, तो उत्साह और अट नहीं रही के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। देखिए आपको फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी और कर लेना है कि जितने भी राइटर हैं चाहे वो जिस चैप्टर के होंगे सभी का आपको एक नोट्स बना लेना है, नहीं तो आपके लिए वीडियो बना देंगे, आप लोग के लिए अच्छा होगा ये, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर और उसके राइटर से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है, तो नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी बेहतरीन है कि मुर्दे में भी क्या होती है जान डाल देती है। अगला सवाल है फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है, फसल किनका बदला हुआ रूप है, तो फसल जो आपका है सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी कि फसल जो है सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। अगला 29वां ये देखिए फिर से गद्यांश दिया हुआ है बाल गोविंद भगत के बारे में, ठीक है, तो गद्यांश को पढ़कर आपको 29 नंबर से 32 नंबर तक आंसर देना, इसी तरह का सवाल इसी पैटर्न पे आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पूछा है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो है वो क्या कर रहे थे, तो बाल गोविंद भगत जो है वो गा रहे थे, आराम से गा रहे थे, ठीक है, दुख में अपना गा रहे थे वो। अगला है भगत जी का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोदा सा था, भगत जी का बेटा जो था वो सुस्त और बोदा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत की पतोहू कैसी थी, तो भगत की पतोहू जो थी वो थी सुभग और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका, यानी सुभग भी थी सुशील भी थी और घर की पूरी प्रबंध उन्हीं के जिम्मेदारी पर था। अगला बोधा का अर्थ क्या होता है, तो बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला मतलब मोटा दिमाग वाला, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे फिर से, अब देखिए किताब से सवाल पूछा गया है पाठ्य पुस्तक से। तो 33वां नंबर सवाल है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था,
पान वाला जो था वो किस टाइप का व्यक्ति था? तो दोस्तों पान वाला जो था एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। इस आधार पर 33 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है नेताजी का चश्मा पाठ में नेता की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी? तो नेताजी का चश्मा पाठ में अगर आप नेताजी की प्रतिमा का बात किया जाए तो वो संगमरमर पत्थर का बना हुआ था। संगमरमर पत्थर का बना हुआ था, तो 34 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे 35वां कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी की मूर्ति का चश्मा हमेशा कैप्टन बदलता था। ठीक है, कैप्टन बदलता था नेताजी का मूर्ति का चश्मा। अगला नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन थे? तो इसके स्वयं प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं। अब देखिए यहाँ से 37 से 40 तक आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश में आपको जो दिया गया है वो माता के आंचल से दिया गया। ठीक है, माता का आंचल से आपको गद्यांश दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना है गद्यांश को। तो गद्यांश में क्या दिया देखिए, ऐसे ऐसे नाटक हम बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते। जब कभी लोग ददरी के मेले, देखिए ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी सत्तू किनार किसान की मोटरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पैसेज को पढ़ लेना है, और पैसेज के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो आपका है, गद्यांश जो है माता के आंचल से लिया गया है। 37 का हो जाएगा ए। 38वां लेखक क्या खेलते थे? तो लेखक देखिए सबसे पहला ही पॉइंट में लिखा है कि ऐसे ऐसे नाटक हम बराबर खेलते रहते थे। तो लेखक जो है वो क्या खेलते थे? नाटक खेलते थे दोस्तों। ठीक है, नाटक खेलते थे वो दोस्त, ये अपने दोस्त के साथ। आगे इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा हुई है? तो ददरी के मेले का चर्चा हुआ है। अगला क्वेश्चन है रहरी किसे कहते हैं? देखिए क्या बोला है यहाँ पे, रहरी। ठीक है, रहरी में रहरी पुरान रहरी क्या बोला, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या हमार मेहरी। ठीक है, इस तरह से। तो रहरी का मतलब होता है अरहर दाल। ठीक है, लाहर दाल भी इसको गांव देहात में का भाषा में कहते हैं, लेकिन रहरी का मतलब होता है अरहर दाल। तो देखिए आज हम लोग सेट 1 किए हैं। ठीक है, सेट 1 पूरा कंप्लीट किए हैं, और इस तरह से आपको कम से कम 6 से 7 ऑब्जेक्टिव का वीडियो और कम से कम 2 या 3 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, क्योंकि टाइम कम है दोस्तों, और वीडियो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का। ठीक है, तो 6 से 7 वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव का आएगा, जिसको आप पूरा देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। और यहाँ से आपका प्री बोर्ड में प्लस 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो हिंदी का आज हम लोग MCQ कर चुके हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने का जिम्मेदारी मेरा है, और फाइनली आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।